गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मैंने पूरे हफ्ते का वीकली क्विज बना दिया है, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वीकली क्विज वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। उसमें हमने 80 से ज़्यादा पूरे हफ्ते के प्रश्न डिस्कस किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जीसैप स्किल्स प्लेटफॉर्म जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस संगठन की एक पहल है? तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक पहल है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्लेटफॉर्म्स वगैरह आपसे अलग अलग एग्जाम्स में पूछता रहता है। बात करें अगर आईयूसीएन की, तो आईयूसीएन की स्थापना 1948 में की गई थी। पहले इसका नाम आईयूपीएन था, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर था। बाद में 1956 में इसका जो वर्तमान नाम है वो इसको दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड डेटा बुक। दुनिया भर में जितनी भी थ्रेटन्ड आपकी स्पीशीज होती हैं वो इस बुक में मेंशन की जाती हैं। जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, नियर थ्रेटन्ड है, लीस्ट कंसर्न है, ये सारी स्पीशीज आपको रेड डेटा बुक में देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले रेड डेटा बुक आपका 1964 में पब्लिश किया गया था, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में आप देख सकते हैं। जीसैप स्किल्स मंच कार्यान्वयन पर सहायक निकाय जैविक विविधता पर कन्वेंशन, यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी 1992 में, रियो अर्थ समिट ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, वहां पर इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था। इसकी चौथी बैठक में ये लॉन्च किया गया है। आईयूसीएन द्वारा प्रबंधित यह निर्णय निर्माताओं, चिकित्सकों और विशेषज्ञों को जोड़ता है, वास्तविक समय अपडेट और तकनीकी संसाधन प्रदान करता है। देखिए, ये प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म और पोर्टल भी अभी चर्चा में रहे हैं, वो मैंने नीचे डाल दिए हैं। बीमा सेंट्रल जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का ये पहला बीमा पोर्टफोलियो प्रबंधन मंच है, यानी बीमा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फोरम है, और इसको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। सीडीपी सुरक्षा, ये एक पोर्टल है जो बागवानी किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी देने के लिए मैनेज किया गया है, और इसको एनपीसीआई जो भारत की नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इसको मैनेज किया जा रहा है। तीसरा, एक भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये पेंशन भोगियों से संबंधित है और उनके लिए एक एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड पोर्टल है। बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में इसको डेवलप किया गया है। तो ये तीन पोर्टल भी अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूरदर्शन किसान यानी डीडी किसान 2 एआई एंकर लॉन्च करने वाला देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया है। तो दूरदर्शन आपको पता है, जो भारत की गवर्नमेंट एजेंसी है प्रसार भारती, उसका एक आर्म है। तो इन्होंने 2 आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एंकर्स को लॉन्च किया है। इन एंकर का नाम क्या है? तो इन एंकर का नाम है, एक तो एआई कृष जो कृषि से बना है, और दूसरा भूमि जो धरती से बना है, जो किसानों से सीधे सीधे संबंधित है। तो फर्स्ट और फोर्थ इसका आपका आंसर होगा। ये माफ कीजिए, फोर्थ है, ठीक है। तो पहला आपका इसका आंसर सही होगा। दूरदर्शन डीडी किसान चैनल 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो अभी इन्होंने इसी के उपलक्ष्य में पहले एआई एंकर कृष और भूमि को पेश करके एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। इसके अलावा कुछ और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट जो पोर्टल या न्यूज चर्चा में रही वो मैंने डाली है। ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024, ये इंडिया टुडे जिनका आज तक का एक चैनल है, इनकी एआई न्यूज एंकर है सना, इसको दिया गया है। यूक्रेन ने एक स्पोक्स पर्सन यानी प्रवक्ता लॉन्च किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका नाम क्या था? विक्टोरिया शी। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी एक एआई यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कैपेबल पर्सनल कंप्यूटर्स की नई सीरीज लॉन्च की है, उसका नाम है को पायलट प्लस पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। इसके अलावा सेकंड ग्लोबल एआई समिट अभी चर्चा में है, जो सियोल साउथ कोरिया या जिसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोलते हैं, यहां पर ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो अभी ये एआई से संबंधित जो न्यूज थी वो यहां पर मैंने डाली। आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने सागा दावा उत्सव मनाया है? तो सागा दावा उत्सव आपका सिक्किम में मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सिक्किम में सागा दावा मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल उत्तरी बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन पड़ता है, और इसको देखिए एक और इंपॉर्टेंट नाम से और जाना जाता है, इसको ट्रिपल धन्य अवसर के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा जो और फेस्टिवल्स चर्चा में रहे हैं वो मैंने डाले हैं। एक श्रीलंका में मंदिर है सीथा अम्मन टेम्पल, वहां पर अभी कुंभ अभिषेकम महोत्सव हुआ था, और ये क्यों चर्चा में था? भारत के 2 जगह से, एक तो तिरुपति के जो मंदिर है वहां से यहाँ पर लड्डू भेजे गए थे, और दूसरा
अयोध्या के सरयू नदी से यहाँ पर जल भेजा गया था। इसके अलावा लॉन्गटे फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है नीशी ट्राइब या नीशी जनजाति, वो इसको मनाती है। इसके अलावा जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव नेपाल में, चपचारकुट महोत्सव मिजोरम में, तवी महोत्सव जम्मू में, अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में, दिव्य कला मेला ये दिव्यांगजनों से संबंधित था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उनके द्वारा ये मनाया गया था अगरतला त्रिपुरा में। और इसके अलावा जातीय ममानी महोत्सव ये लद्दाख में मनाया गया। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट चर्चा में था चिथिराई कार, ये आपका तमिलनाडु में मनाया गया एक फेस्टिवल था, ठीक है। और एक और बहुत फेमस है त्रिशूरपुरम, ये भी साउथ इंडिया के यानी दक्षिण भारत के सबसे बड़े टेंपल फेस्टिवल में इसको जाना जाता है और ये केरला में मनाया गया था। तो त्रिशूरपुरम उत्सव और ये केरला का है और चिथिराई कार ये तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है। आगे चलते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को 350वें स्थान पर रखा गया है, जिससे यह सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय शहर बन गया है। किस शहर ने सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो देखिए ये जो ऑक्सफोर्ड का इकोनॉमिक्स का ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है, इसने देश की या पूरी दुनिया के 1000 सिटीज को रैंक किया है। तो इसमें जो भारत की सबसे टॉप पर सिटी आई है वो आई है दिल्ली, जिसको 350वें स्थान पर रखा गया है। इसमें जो सबसे लास्ट है वो भी इंडिया का ही एक शहर है सुल्तानपुर, उसकी रैंक 1000 है। तो इसमें पूछा है सबसे टॉप की रैंक किसकी है, तो सबसे टॉप रैंक है इसमें न्यूयॉर्क की, ठीक है। नीचे आप थोड़ा सा इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, सारे फैक्ट मैंने डाले हैं। दिल्ली को 350वें स्थान पर रखा गया है, बेंगलुरु 411वें नंबर पर है, मुंबई 427वें नंबर पर है, वहीं उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर सबसे आखिरी 1000वें स्थान पर है। टॉप किया है इसमें न्यूयॉर्क ने, सेकंड रैंक है लंदन की और तीसरी रैंक है सैन जोस की, ये भी आपका यूएसए में ही स्थित है। आगे चलते हैं। किस पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शाहिद आफरीदी को। इससे पहले क्रिस गेल, ठीक है, युवराज सिंह और उसेन बोल्ट, ठीक है, ये पहले ही आपके ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी के द्वारा बनाए जा चुके हैं। और इस बार जो विश्व कप होने वाला है टी20 का वो कहां पर हो रहा है? वेस्ट इंडीज और यूएसए के साथ जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और अगर महिला की बात करें, फीमेल का जो टी20 विश्व कप है वो भी अभी होने वाला है, वो इस बार बांग्लादेश में हो रहा है, ठीक है, बांग्लादेश में आयोजित किया जा रहा है। और आपका पता होगा, कल आपने देख लिया होगा आईपीएल जो है आपका, आईपीएल का फाइनल इस बार केकेआर ने जीत लिया है। केकेआर का ये थर्ड टाइटल है। हराया किसको फाइनल में? एसआरएच को हराया। फाइनल में कहां पर हुआ था फाइनल आपका? चेपॉक, जो कि चेन्नई में स्थित क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पर ये ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये कुछ फैक्ट है। पर्पल कैप जीती विराट कोहली ने, और सॉरी ऑरेंज कैप जीती विराट कोहली ने, और पर्पल कैप जो है आपकी वो जीती हर्षित राणा ने। हर्षित राणा 24 विकेट टोटल इन्होंने लिए और विराट कोहली ने 741 या 742 आई थिंक इन्होंने रन मारे हैं। तो हाईएस्ट रन है विराट कोहली के। तो ऑरेंज कैप विराट कोहली और पर्पल कैप हर्षित राणा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व फुटबॉल दिवस किस दिन मनाया जाता है? और ये इस बार पहला इसका आयोजन किया गया है। सबसे पहला ये विश्व फुटबॉल दिवस था, 25 मई को ये मनाया गया है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा देखिए कुछ और मैंने फैक्ट डाले हैं जो अदर दिन हमारे चर्चा में रहे। मई में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। इस बार जो उसकी थीम रही कीट या इंग्लिश में इंसेक्ट्स। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, जिस दिन हमने पोखरण में अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है और जेनेटिक बीमारी मानी जाती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का जो सम्मेलन था उसका आयोजन चिली की राजधानी सैंटियागो में किया गया था, ठीक है, सैंटियागो चिली। और इस बार जो उसकी थीम रही है वो क्या रही है? अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम रही है। बात करें अगर विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स जो आता है आपका, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कौन जारी करता है इसको? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, आरएसएफ करके एक संस्था है, वो इसको जारी करती है। और भारत की जो इसमें रैंक रही वो रही 159। पिछली बार 161 थी, इस बार भारत ने 2 स्थान का इंप्रूवमेंट किया। टॉप के 3 कंट्री की बात करें तो नॉर्वे, डेनमार्क और आपका स्वीडन।
ये टॉप की 3 कंट्रीज में रही हैं, यानी यहां पर प्रेस की स्वतंत्रता काफी अच्छी है। 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो भारत के किस राज्य से हैं? तो उत्तर प्रदेश के बहराइच से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बहराइच से ये बिलोंग करती हैं और मिशन शक्ति के तहत ई रिक्शा इनको मिला था, तो इनका पिंक रिक्शा है वो ज्यादा बहुत चर्चा में रहता है। यहां पर देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरती बकिंगम पैलेस पिंक ई रिक्शा से पहुंची, जो उन्हें यूपी सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत मिला था। इसके अलावा कुछ हाल के और पुरस्कार देख लेते हैं जो चर्चा में रहे। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड ये शबाना आजमी जी को मिला है। पीएसयू समर्पण पुरस्कार हेमंत खत्री, जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 पवन सिंधी जी को दिया गया है, सोशल वर्कर है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 भावी मेहता जी को मिला है, द बुक ब्यूटीफुल के लिए। और यूनेस्को का गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार 2024 इस बार फलस्तीनी पत्रकारों को दिया गया। जब हमने देखा होगा इजरायल और हमास के बीच में गाजा पट्टी में लगातार अटैक चल रहे हैं, तो वहां पर रिपोर्टिंग जो इन्होंने की है उसके लिए इनको दिया गया है। सौरभ एच मेहता ने दुनिया का पहला पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल पेन पेश किया है। इस पेन का नाम क्या है? क्योंकि आपको पता है पेन की जो आउटर बॉडी होती है वो प्लास्टिक से बनी होती है या कहीं कहीं मेटल से बनी होती है और वो इतने आराम से डीकंपोज नहीं होते। तो इन्होंने एक पेन डेवलप किया है जो पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है और इस पेन का नाम रखा गया है नोट। और नोट की फुल फॉर्म क्या है? नो ऑफेंस टू अर्थ, यानी पृथ्वी के लिए कोई भी नुकसान नहीं। तो ये आप याद रखिएगा, नोट इसका नाम है। आगे चलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज है। विश्व जल मंच यानी वर्ल्ड वाटर फोरम आधिकारिक तौर पर कहां शुरू हुआ है? तो इसका देखिए 10th एडिशन है और नीचे आप पढ़ सकते हैं बाली, जो कि इंडोनेशिया का एक शहर है। तो ये बाली इंडोनेशिया में अभी शुरू किया गया है। और इस बार जो इसका विषय है वो क्या है? साझा समृद्धि के लिए जल। और जो मेन फोकस रहेगा वो क्या रहेगा? जल संरक्षण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं का शमन। ये इस बार इसकी प्रमुख थीम रहेगी। बात करें अगर कुछ और जो कॉन्फ्रेंस और समिट चर्चा में रही हैं, तो 19वां यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, जिसको यूएनएफएफ बोला जाता है, न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित किया गया। पहली समिट ऑन क्लीन कुकिंग इन अफ्रीका, ये पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई। लगभग 60 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट अबू धाबी यूएई में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। 26वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, ये भी रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। बिम्स्टेक की ईपीजी मीटिंग यानी एम्पावर्ड पर्सन ग्रुप मीटिंग ढाका बांग्लादेश में। और याद रखिए ढाका में ही आपका बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट भी है। और भारत 6G कॉन्फ्रेंस ये आपकी नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसके अलावा नई दिल्ली में एक और समिट हुई थी आपकी इंडिया स्किल्स। ठीक है, इंडिया स्किल्स समिट ये भी आपकी नई दिल्ली में ही आयोजित की गई। अंतिम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात रेमल का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? देखिए जो चक्रवातों के नाम होते हैं वो जिस क्षेत्र में ये उठते हैं वहां के अलग अलग देशों के द्वारा दिए जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इस वाले जो चक्रवात का नाम सुझाया है वो सुझाया है ओमान ने, और इसका अरबी भाषा में मतलब होता है सैंड या फिर रेत। और अभी ये बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला है और काफी इंटेंसिफाइड लगभग 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं अनुमान जताया जा रहा है इसमें चलेंगी। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण की परंपरा के अनुसार इस चक्रवात का नाम रेमल रखा गया है, जो अरबी में रेत को दर्शाता है, और ओमान ने इसका नाम सुझाया है। अगर बात करें, देखिए दो और अभी साइक्लोन चर्चा में थे, चक्रवात चर्चा में है इस क्षेत्र में, जो कीनिया में आपने देखा होगा। ठीक है, कीनिया में अभी फ्लड आ रही है, बाढ़ आ रही है, उसका काफी बड़ा कारण था साइक्लोन हिदाया। इसकी वजह से यहां पर लगातार बारिश हुई और वहां पर बाढ़ जैसी हालात पैदा हो गए। और उसके बाद साइक्लोन हिदाया के बाद एक और वहां पर साइक्लोन टकराने की बात हो रही है, साइक्लोन लाली। ये भी ईस्ट अफ्रीका में आपका टकराएगा, जहां पर कीनिया और मोजाम्बिक वगैरह आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों याद रखिएगा, साइक्लोन हिदाया और साइक्लोन लाली ईस्ट अफ्रीका में है। और आपका बंगाल की खाड़ी में कौन सा उठा है? और ये दोनों उठे हैं आपके इंडियन ओशन में। ठीक है, इंडियन ओशन से चलते हुए ये आए हैं, नॉर्थ इंडियन ओशन, उत्तरी हिंद महासागर से ये दोनों उठे हैं या डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो यही देखिए हमारे सारे करंट अफेयर्स चर्चा में थे, जो कल और परसों लगातार न्यूज में रहे हैं।
अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।